So dear students, yesterday we were doing Boyle's law and numericals based on Boyle's law. Okay, और हमने कल Boyle's law पे एक तो हाइट एंड डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन किए थे बेटा, एक सिंपल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 टाइप क्वेश्चन किए थे, Boyle's law की ग्राफिकल स्टडी पढ़ी थी और एप्लीकेशंस पढ़े थे बेटा Boyle's law के थोड़े बहुत। हमारी न्यूमेरिकल स्टडी अधूरी रह गई थी कल बॉयल्स लॉ की, ठीक, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं बेटा। अब बेटे हमने पहले किया इसमें न्यूमेरिकली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 टाइप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, फिर मैं तुम्हें हाइट एंड डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे बेटा, ठीक। अब चलो आगे बेटे, अब हम पढ़ेंगे डबल वेसल सिस्टम क्वेश्चंस। क्या डबल वेसल सिस्टम? डबल वेसल सिस्टम। देखिए बेटा, डबल वेसल सिस्टम की जहां तक बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास दो वेसल्स को जोड़ना है। जैसे सी, पहला क्वेश्चन देखिएगा, हमें ये बोल दिया गया कि मेरे पास एक फ्लास्क है, ठीक है जी। इस फ्लास्क का वॉल्यूम मान लो 1.5 लीटर दे दिया गया है। इस फ्लास्क का वॉल्यूम 1.5 लीटर दे दिया गया है, या ऐसा करते हैं, इसका हमें वॉल्यूम ही नहीं मालूम है, ठीक, वॉल्यूम नहीं मालूम है, वॉल्यूम V है, और यहां पे हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर में गैस पड़ी हुई है। इट इज ज्वाइंट टू अनदर फ्लास्क विद अ स्टॉप कॉक, ठीक, और दूसरे फ्लास्क का मान लो वॉल्यूम 1.5 लीटर है। दूसरे फ्लास्क का वॉल्यूम 1.5 लीटर है, ठीक। अब कहा कि अब देखो, हमने बोला एक फ्लास्क जिसका अननोन वॉल्यूम है, उसमें 1 एटमॉस्फेयर में गैस पड़ी हुई है, हमने उसको एक दूसरे फ्लास्क के साथ जोड़ दिया है जिसका वॉल्यूम 1.5 लीटर है विद अ स्टॉप कॉक। नाउ एज स्टॉप कॉक इज ओपन्ड, as stop cork is opened, pressure in the two flasks become 570 mm. 570 mm. Find the volume, unknown volume of flask. Find the volume of flask 1. ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये डबल वेसल सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात जो हम करेंगे, ठीक, सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो देखेंगे कि शुरुआत में प्रेशर कितना था, दैट वाज 1 एटमॉस्फेयर, और उसमें वॉल्यूम V1 कितना था सर? V था, पता ही नहीं था। और P2 कितना था बेटा? 570 था, क्योंकि 570 mm था, तो या तो हम इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें या इसको mm में कन्वर्ट करें, कम से कम दोनों का यूनिट तो सेम होना चाहिए। तो मैं इस 1 एटमॉस्फेयर को से 760 mm लिख देता हूं। अब जो फाइनल वॉल्यूम V2 जो है, आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक, जब स्टॉप कॉक आपने खोल दिया, V2 जो है दिस प्लस दिस, दोनों वॉल्यूम्स इकट्ठी हो गई और टोटल वॉल्यूम हो गया। Now it is very simple. According to Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So obviously 1 atmosphere की जगह 760 into V is equal to P कितना है? 570 into V plus 1.5. बेटा solve it for V. V के लिए solve कर लो, आपका आंसर निकल आएगा almost 4 लीटर के करीब करीब कहीं पर आ जाएगा। So this is very simple to do the question. बोलो मेरे बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं? Yes or no? Okay. इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब इसको ऐसे बोल दिया कि
थोड़ा सा देखो, ये तो है कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं टेढ़ा कर रहा हूं, ठीक। अब ऐसे में ऐसा हो सकता है कि पहले इसकी वॉल्यूम ना, इसकी वॉल्यूम दे दी गई हो, इसकी वॉल्यूम भी दे दी गई हो, पहले प्रेशर दे दिया गया हो, फाइनल प्रेशर पूछ लिया गया हो। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन और कर लेता हूं ताकि बिल्कुल ही टेंशन रहित हो जाए हम। जैसे ये एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क को एक दूसरे फ्लास्क के साथ जोड़ा, से पहले की वॉल्यूम हमारे पास 1.5 लीटर थी और उसमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, ठीक। और बाद की वॉल्यूम 1 लीटर थी, ठीक। हमने बोला आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक व्हाट विल द प्रेशर इनटू वेसल्स कीपिंग टेंपरेचर इज कांस्टेंट। बेटा हम टेंपरेचर को चेंज नहीं कर रहे, टेंपरेचर भी चेंज करके दिखाएंगे, ठीक। एक फ्लास्क जो होगा उसको आइस में भी रखेंगे, एक फ्लास्क को बॉइलिंग वाटर में भी रखेंगे, ऐसा भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक। वो भी होगा। लेकिन अभी क्योंकि बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो बॉयल्स लॉ में इस समय ऐसे क्वेश्चन में V1 कितना है, 1.5 लीटर है, P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, और V2 कितना है, जब आपने स्टॉप कॉक खोला तो 1.5 प्लस 1 2.5 लीटर हो गया जी। अब P2 निकालना है, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, अप्लाई Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2 to calculate P2. So this is a double vessel system, a very simple question. But now इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पर लेके चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपन टेढ़ा करेंगे, ठीक। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मुझे कहा है कि हमारे पास एक फ्लास्क है जो कि 1 लीटर का फ्लास्क है, ठीक है जी। इसके अंदर हमने 200 मिलीलीटर पानी ले रखा है। We have taken 200 milliliter of water, ठीक है जी। और बेटा जी इसको अपन ने एक और फ्लास्क के साथ जोड़ दिया है जो 0.5 लीटर का है विद अ स्टॉप कॉक, ठीक। इनिशियली यहां जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, यहां जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। आपको बोला फाइंड द प्रेशर in both the vessels on opening the stop cork if aqueous tension of water, if aqueous tension is 160 mm, assume temperature constant। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है जी, कि हमारे पास एक फ्लास्क था जिसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर था, वहां प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, ठीक। और उसमें 200 मिलीलीटर वाटर भी था। उसको हमने स्टॉप कॉक के साथ जोड़ा है एक और फ्लास्क के साथ जिसका की वॉल्यूम 0.5 लीटर है, और ओपनिंग द स्टॉप कॉक आपको प्रेशर पूछा है बेटे, ठीक। सी अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम V1, हम V1 उसका लेंगे बेटा जी जो गैस होगी,
टोटल 1 लीटर का कंटेनर है, उसमें 200 मिलीलीटर तो वाटर ही है, तो गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर माइनस वाटर कितना? 200, यानी 800 मिलीलीटर तो हमारे पास V1 है। ये पहली बात है। अब रही बात P1 कितना है। देखो बेटे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। P1 यहां पर क्या होगा कि हमारे पास नो डाउट गैस तो है ही, लेकिन यहां वाटर वेपर्स भी तो होंगे, क्यों जी? जब वाटर है तो उसके वेपर्स भी होंगे, तो ऑब्वियसली यहां पे जो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक, यहां पे वो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस होगा। मॉइस्ट गैस वो हमारे पास कितना दे रखा है? वो दे रखा 1 एटमॉस्फेयर, यानी 760 ml मॉइस्ट गैस का प्रेशर इतना है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वाटर पे या वाटर वेपर्स पे बॉयल लॉ नहीं लगेगा, वो सिर्फ गैसेस की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हमें यहां पे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस चाहिए, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि बॉयल लॉ उसी में लगता है। और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होता है? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या होता है बेटे? वो होता है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन को माइनस कर दो, तो मॉइस्ट गैस जो है, ठीक, उसका प्रेशर 760 ml 1 एटमॉस्फेयर, और एक्वस टेंशन ये वाटर वेपर्स का प्रेशर है, इसको माइनस करना पड़ेगा 160। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 600। बोलो ये दोनों पार्ट समझ में आए? वॉल्यूम कैसे निकाला? क्योंकि उसमें वाटर था, तो 1 लीटर में 200 मिलीलीटर वाटर है, तो ऑब्वियसली हमने सिर्फ यहाँ पे ड्राई गैस का प्रेशर, ड्राई गैस का वॉल्यूम लेना था। और ड्राई गैस का प्रेशर कैसे देंगे भैया? एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को माइनस करेंगे। अब V2 ऑन स्टॉप ओपनिंग स्टॉप कॉक, आप स्टॉप कॉक को खोल लो, तो ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम दोनों हो गया, यानी 800 और प्लस 500 मिलीलीटर, 0.5 लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर हो गया ना भाई। तो V2 जो आ गया वो आ गया 1300 मिलीलीटर, ठीक। अब आपको निकालना था P2, ठीक है जी। अब P2 जो आएगा, P1 V1 is equal to P2 V2, so P2 will be equal to P1 V1 upon V2। P1 कितना है? 800 है बेटे। V1 कितना है? P1 V1 800 into 600। V2 कितना है? 1300 है बेटे, ठीक। जीरो से क्या जीरो, जीरो से क्या जीरो, जीरो से क्या जीरो, ठीक। तो लगभग अगर हम देखें तो ये 2.1 समथिंग से कट जाएगा, ठीक। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, मान लो 390, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, तुम पूरी कैलकुलेशन कर लेना, 390 mm आ गया मान लो, तो पूरी कैलकुलेशन कर लेना, मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन समझाना है, ठीक। इसके आगे का तुम करते रहना। अब देखो बेटा 390 mm आंसर नहीं होगा, बच्चे यहां तक करेंगे, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? देखो बेटे, जब हमने स्टॉप को खोला तो ये ऑब्वियस है कि सिर्फ इस साइड गैस ही थोड़ी गई होगी, अरे वाटर वेपर्स भी तो इस साइड गए होंगे कि नहीं गए होंगे? वाटर वेपर्स भी गए होंगे, और जितने वाटर वेपर गए होंगे उतना यहाँ पे इवेपोरेशन और ज्यादा हुई होगी। याद रखना कि एक्वस टेंशन विल रिमेन कांस्टेंट। एक्वस टेंशन जो है वो एक तरह से वेपर प्रेशर हो गया वाटर का,
वो एक इक्विलिब्रियम फिनोमिना होता है बेटे जी, ठीक। इसलिए यहां पे एक्वस टेंशन विल रिमेन सेम जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक, तब तक हमारे पास एक्वस टेंशन सेम रहेगी। इसलिए प्रेशर आफ्टरवर्ड्स निकालोगे तो आएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो निकाला प्लस एक्वस टेंशन, ठीक है जी। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना निकाल लिया, अप्रोक्सीमेटली 393 केल्विन, 393 ml, लगभग इतना आएगा, कर लेना यार जितना भी आएगा, है ना, ऑलमोस्ट, ठीक। और प्लस एक्वस टेंशन उतनी रही, कितनी, 160, तो आंसर अब आया मिला करके। यानी इसमें बड़े सारे झोल हैं, ठीक। पहला झोल तो ये है कि बॉयज लॉ विल बी अप्लाइड ओनली ऑन द ड्राई गैसेस, तो पहले एक्वस टेंशन को निकाल, ठीक। और फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाओ, और फिर फाइनली वाटर वेपर्स का प्रेशर दोबारा ऐड करो, क्योंकि फाइनल जो प्रेशर होगा उसमें ड्राई गैस का प्रेशर प्लस एक्वस टेंशन होना चाहिए। अरे एक्वस टेंशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल रिमेन सेम अंटिल द टेम्परेचर इज नॉट चेंज्ड। सो यू गॉट दिस क्वेश्चन और नॉट? बस उसको कैलकुलेट अच्छे से कर लेना। आई हैव रफली कैलकुलेटेड इट, तो आप कैलकुलेट अच्छे से कर सकते हैं। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई ना क्वेश्चन की? तो डबल वेसल सिस्टम आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। ओपन अप योर माइक एंड आस्क। ओके, तो इस तरह डबल वेसल सिस्टम आपने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं एक और लेवल पर, डबल वेसल सिस्टम से आगे। अब बेटा अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा डबल वेसल सिस्टम से आगे, इसको मैं कहता हूं सिलेंडर एंड बैलून टाइप प्रॉब्लम्स। सिलेंडर एंड बैलून टाइप प्रॉब्लम्स। तो अगला टाइप, ये टाइप 4 हो गया, सिलेंडर एंड बैलून टाइप प्रॉब्लम्स। ठीक, देखो बेटा बॉयज लॉ में सिलेंडर एंड बैलून टाइप प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक। क्या कह दिया जाता है कि एक आदमी ने एक बैलून वेंडर से एक सिलेंडर ले लिया और उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। उसमें गैस हीलियम भरी हुई है, गैस हीलियम भरी हुई है और एट 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसमें हीलियम भरी है 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, 1 लीटर हीलियम है, ठीक है जी। अब हमने इसमें से हीलियम को बाहर निकालना है और इससे गुब्बारे भरने हैं। वी हैव टू फिल गुब्बारास, ठीक। और ये गुब्बारा जो है से ये गुब्बारा ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर डायामीटर का हमने भरना है। हमने कितना भरना है? 10 सेंटीमीटर डायामीटर का भरना है भाई ये गुब्बारा, ठीक है। तो हम इससे कितने गुब्बारे भर सकते हैं? हाउ मैनी बैलून्स कैन बी filled by it, ठीक। ये बैलून टाइप प्रॉब्लम हो गई। सिंपल क्वेश्चन है पर मैं 101% बोलता हूं आप गलत करेंगे। ट्राई करना, ट्राई करके देख लो, 2000% गलत करोगे, मतलब ही नहीं है कि आप सही कर जाओ। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को तुम्हारे,
ठीक, तुम्हारे पे क्या, सभी पे, क्योंकि इसमें एक ऐसी गोली है जो किसी को पता ही नहीं होती। ठीक, आप करते रहो ट्राई, ठीक, और मेरे साथ देखते भी रहो। ठीक, देखो भाई, पहली बात तो ये है, यहां V1 हमारे पास 1 लीटर हुआ करती थी गैस कभी, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर हुआ करती थी, 1 लीटर ले लेते हैं मेरे भाई। ठीक, और प्रेशर P1 जो हुआ करता था वो 20 एटमॉस्फेयर हुआ करता था। अब मैंने जब बैलून भरने हैं तो इस गैस को बाहर निकालना है, और बाहर हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है भाई, तो P2 जो हो गया वो 1 एटमॉस्फेयर हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि 1 एटमॉस्फेयर में हीलियम की वॉल्यूम कितनी हो गई होगी, तो पहले V2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 लीटर जो है ये तो 20 एटमॉस्फेयर पे है, हमें पहले उसको 1 एटमॉस्फेयर पे देखना पड़ेगा कितना वॉल्यूम। तो बेटा P1 V1 is equal to P2 V2, तो ऑब्वियसली V2 is P1 V1 अपॉन P2, तो P1 कितना 1, 20 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है जी, 20 लीटर। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास 20 लीटर गैस है, और यही बच्चों की गलती है। अब एक बात बताओ कि 20 की 20 लीटर हम बैलून में भर सकते थे, आप सिर्फ यही गलती करते, आप ये 20 की 20 लीटर यूज करते तो फिल द बैलून्स, जो कि रॉन्ग हो जाता। बेटा क्या दुनिया में कोई भी वेसल ऐसा होता है जो खाली होता है? अगर मान लो 20 लीटर है और ये 1 लीटर का है, तो 1 लीटर गैस तो इसके अंदर रहेगी, वो तो कभी निकलेगी नहीं ना। तो जो आपका हीलियम which can be filled in balloons, वो तो होगी भैया 20 लीटर में से 1 लीटर माइनस कर दो, 19 लीटर, क्योंकि बेटा सिलेंडर 1 लीटर का है, तो 1 लीटर गैस उसके अंदर रहनी जो मर्जी कर दो, बाकी निकल जानी है। तो 20 लीटर बनी 1 एटमॉस्फेयर पे, 1 लीटर तो अंदर ही रह गई, वो कभी यूज होनी नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए फिल करने वाली सिर्फ 19 लीटर। बोलो आपने किसी ने भी करना था इसको? किसी ने भी ऐसा करना था? नहीं, सभी ने 20 लीटर लेके आगे चल पड़ना था, जो थोड़े बहुत समझदार भी होते। तो 19 लीटर गैस भरने के लिए है। ठीक, आदित्य बहल जी ध्यान दे लो बेटा, क्या है कि शुरुआत में हमारे पास 20 लीटर था, 20 एटमॉस्फेयर पे 1 लीटर था, अब भरना तो बैलून बाहर है ना, तो बाहर तो 1 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी ना। अब 1 एटमॉस्फेयर पे कितनी वॉल्यूम बनी? 20 लीटर। ठीक, पर 20 लीटर में से एक तो अंदर ही रह जाएगी, वो तो कभी बाहर निकलेगी नहीं। जैसे जैसे गैस यहां बाहर निकलते रहेगी, यहाँ प्रेशर कम होता रहेगा, एक समय पर आके यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब गैस बाहर नहीं जाएगी, और कभी भी सिलेंडर खाली तो होगा नहीं, तो इसके अंदर 1 लीटर गैस तो रहनी है, इसलिए 1 लीटर गैस इधर रह गई, तो बैलून में भरने वाली 20 कितनी रह गई? 20 माइनस 1, 19 लीटर। अब हमसे पूछा था नंबर ऑफ बैलून्स, तो पहली बात तो है आप ये देखो कि एक बैलून में हम कितनी एयर भर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ बैलून निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ बैलून, देखो दोस्तों, बैलून जो है वो हार्ट शेप तो है नहीं हमारे पास, क्यों जी? दे नॉट हार्ट शेप, वो कैसे है? स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब से उसका आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। सो दैट बिकम्स 4/3 इंटू पाई 3.14। आर कितना आएगा यहां पर? ये डायमीटर है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 का क्यूब। अब ये सेंटीमीटर में हो गया बेटा, ये लीटर में है, तो इसको
ऐसे लिख सकते हैं 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। और इसको लिख सकते हैं 19,000 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां वैल्यू निकल जाएगी वॉल्यूम ऑफ अ बैलून। अब नंबर ऑफ बैलून्स जब हम निकालेंगे, नंबर ऑफ बैलून जब अपन निकालेंगे, वो आएगा टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैलून, वॉल्यूम ऑफ वन बैलून। अवेलेबल वॉल्यूम कितना था? 19,000 सेंटीमीटर क्यूब, और एक बैलून का 4/3 पाई, पाई यानी 1.3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। अब इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ बैलून्स आ जाएंगे। पर एक खास बात यहां और देखनी है, एक खास बात हमने और देखनी है। वो खास बात क्या देखनी है कि बेटा अगर मान लो बैलून की गिनती, मान लो यहां पे 8.2 आ गई, तो क्या हम 8.2 आंसर देंगे? हम बोलेंगे 8 बैलून भरे हैं। मान लो 8.7 आ गई, तो क्या 9 देंगे? नहीं बेटा, भरे तो कंप्लीट 8 ही है। जब तक वो पूरा का पूरा वॉल्यूम 9 का नहीं भर जाता, हम 9th बैलून नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आई? यानी इसको राउंड ऑफ अबव की तरफ नहीं करना है, हमेशा नीचे वाली तरफ करना है। तो झोल देखो इस क्वेश्चन में कहां कहां है। झोल नंबर 1, हमारे को ये जो वॉल्यूम विच कैन बी फिल्ड इन बैलून, ये पहला झोल है, ये निकालना जरूरी है। दूसरा झोल क्या है? दूसरा झोल ये है कि यहां पे जनरली डायमीटर दिया होता है, आपको रेडियस निकालना है। और तीसरी बात, तीसरा झोल इसमें यह है कि अगर आपका कभी मान लो 25.2 25.8 बैलून्स भी आ गए, तो आंसर 25 होगा, ना कि 26। जब तक बैलून पूरा नहीं होगा तब तक नेक्स्ट बैलून को काउंट नहीं करेंगे। बेटे बोलो, ऐसा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो क्विकली लिख दो बेटा। दिया, आकाश, प्राची, नजफ, क्विकली बेटे, हाथों में मेहंदी थोड़ी लगी अपने। आदित्य, विष्णु, मुस्कान, दानिश, गुड, विकास, ओके, नरेंद्र, वेरी गुड बेटा, रोहित। अब चलो मेरे पुत्र, आपको एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन करवाता हूं। आप एक स्पेशल टीचर के पास पढ़ रहे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, तो क्वेश्चन भी स्पेशल होने चाहिए, ठीक। बॉयज लॉ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमने ये बॉयज लॉ पे 4 टाइप्स तुम्हारे को करवा दिए। पहला P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दूसरा हाइट एंड डेप्थ बेस्ड क्वेश्चंस, बेटे तीसरे मैंने आपको डबल वेसल सिस्टम समझाए, चौथा बेटे मैंने आपको बैलून इन वेसल टाइप क्वेश्चन समझाया। बेटे इसमें ऐसे भी होता है कई बार ना, एक क्वेश्चन मैंने देखा था किसी कंपटीशन में आया था कि भाई एक ऑक्सीजन सिलेंडर था, बंदे ने उससे सांसें लेनी थी, ठीक। तो भैया ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर दिया हुआ था, और एक सांस में वो कितने ऑक्सीजन लेता था उसको दिया हुआ था, नंबर ऑफ ब्रेथ पूछी थी। तो सेम क्वेश्चन है ना, उसमें क्या होगा कि भैया बैलून का जो, जैसे बैलून भरना था वैसे बंदे को भरना है अब ऑक्सीजन से, ठीक है। तो एक ब्रेथ दिया होगा, एक ब्रेथ का वॉल्यूम, बस उसमें भी यही था कि सिलेंडर के अंदर कम से कम सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर एयर तो रहेगी रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, उससे ब्रेथ जो ब्रेथ्स है ना ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक। ऐसे करके ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अभी। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आम ना तो आपने देखे होंगे, बट कंपटीशन में पूछे हुए हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक, इसलिए तुम्हें मैं करवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन है कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चंस, कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चंस, कैपिलरी बेस्ड
क्वेश्चंस। देखो बेटा, कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। और वो दो तरह के क्या होते हैं, एक होते ओपन कैपिलरीज और एक होती है क्लोज कैपिलरीज। एक होती है ओपन कैपिलरी और दूसरी होती है क्लोज कैपिलरी। तो पहले मैं ओपन कैपिलरी की बात कर रहा हूं, क्लोज कैपिलरी की बात बाद में करता हूं। पहले आप क्या ओपन कैपिलरी की बात करेंगे। ओपन कैपिलरी में हमें क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास एक कैपिलरी थी जिसको हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था। इसमें क्या था, ये 8 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम था जिसने अपने अंदर 10 सेंटीमीटर एयर बबल को दबाया हुआ था, ठीक है। एक ओपन कैपिलरी है, इसमें 10 सेंटीमीटर एयर बबल इज entrapped by 8 सेंटीमीटर of mercury and the tube is took horizontally। अब मैंने आपको क्या पूछा कि अगर मैं इस ट्यूब को ऐसे वर्टिकली ओपन एंड अबव रख दूं, ठीक है जी, ऐसे रख दूं विद ओपन एंड अबव, तो अब इस एयर बबल की लेंथ कितनी रहेगी, ठीक। विथ, पहला क्वेश्चन है विथ ओपन एंड अप। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला कि ऐसा भी हो सकता है मैं इस ट्यूब को ऐसे रखूं विद ओपन एंड डाउन, और अब पूछा इसकी लेंथ क्या रहेगी, ठीक है जी। विद ओपन एंड डाउन। और एक पूरा मजेदार क्वेश्चन कि अगर मैंने इसको बोल दिया कि एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड विद ओपन एंड अबव, ठीक, ठीक, यह आएगा एट एन एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल विथ ओपन एंड अबव, ठीक है जी। अब सी, ये तीन कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। हमें ये कहा है कि पहले हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर एयर बबल इज entrapped in 8 सेंटीमीटर मर्करी बबल, ठीक, इन अ कैपिलरी ट्यूब which is taken horizontally. What will be the length of this air bubble when it is put horizontal, when it is put vertically with open end above, or with open end down, or at the angle of 60 degree from the horizontal with open end above? ऐसा बोल सकते थे, at the angle of 60 degree open and down, इसे बोल सकते थे, ठीक। अगर वो आ जाएगा तो वो तो सॉल्व कर ही लेंगे अपन। अब देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें पता है कि पहले जो लेंथ थी एयर बबल की L1 वो थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस समय जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है वो तो सिर्फ एटमॉस्फेयर का लग रहा है, सो दैट इज ओनली 1 एटमॉस्फेयर,
दैट इज 76 सेंटीमीटर। तो P1 हमारे पास यहां पे लग रहा है 76 सेंटीमीटर। अब हमें L2 निकालना है। जब P2, देखो बेटा, जब हमारे पास ओपन एंड अप रह गया तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, और ये मरकरी का प्रेशर भी इसी बबल पे लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी प्रेशर ये एड ऑन हो गया, और मरकरी का 8 सेंटीमीटर है, एटमॉस्फेयर का कितना है, तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास P2 आ जाएगा 76 प्लस 8 यानी 84। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक दिखाऊंगा नहीं तो जिंदगी में कर नहीं सकोगे। ठीक, अब देखो बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। आपको अच्छे से पता है कि वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ होती है। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। तो आप लिखते हो P1 AL1 इज इक्वल टू P2 AL2। देखो ट्यूब ऐसे रखो, ऐसे रखो, एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, एरिया उतना ही रहेगा। इसलिए एरिया से एरिया कैंसल, बन क्या गया, P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। ठीक, अब हम बात करेंगे L2। L2 इज P1 L1 अपॉन P2। ठीक, P1 कितना हमारे पास 76, L1 कितना है 10, P2 कितना है 84, L2 निकल गया। लेंथ ऑफ दिस निकल गया, वेरी सिंपल, कोई भी मुश्किल। अब देखो अगला क्वेश्चन। आप जब अगले क्वेश्चन की बात करोगे, इस केस में विद ओपन एंड डाउन है, तो भैया L1 तो यही था 10 सेंटीमीटर, और P1 भी यही था 76 सेंटीमीटर। L2 निकालना था अभी, और P2 वो कितना होगा। देखो दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यूं लग रहा होगा, लेकिन अब मरकरी का प्रेशर उससे उल्टा लग रहा होगा। सो मरकरी इज काउंटर एक्टिंग। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर को, मरकरी का प्रेशर नीचे को। सो इट इज काउंटर एक्टिंग। काउंटर एक्टिंग होगा तो जितना मरकरी का प्रेशर लगेगा वो कम हो जाएगा, यानी कि P2 आ जाएगा 76 माइनस 8। जैसे यहां प्लस 8 हुआ था, ये 8 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम है ना भाई, ठीक, तो उतना ही प्रेशर ये देगा। तो यहां पे प्लस हुआ था, क्यों, क्योंकि ये दोनों इसी के ऊपर लगे थे। यहां एक दूसरे का ऑपोजिट, तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होके यहां पे आ गया 68, ठीक, सेंटीमीटर। नाउ P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2 पहले भी निकाल चुका हूं, तो L2 आएगा P1 L1 अपॉन P2, और हमारे पास P1 कितना है 10, 76 अपॉन 68, L2 निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक, बोलो बेटे, दोनों क्वेश्चन समझ में आए। जल्दी बोलो जल्दी। आकाश, प्राची, मुस्कान, दिया, नजफ, आदित्य, तनिष्क, वेरी गुड वेरी गुड, रोहित, गुड बच्चे। अब देखो बेटे, अब ये समझो, अब ये है एट एन एंगल। देखो बेटे, ये तो क्लियर हो गया कि ओपन एंड अबव है, तो यहां ये प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। क्यों जी, ये जो प्रेशर है ये डेफिनेटली किसके ऊपर लगेगा, ये प्रेशर डेफिनेट है इसके ऊपर लगेगा, यानी एड ऑन होगा। पर क्या पूरा का पूरा लगेगा, नहीं बेटा, इसकी वर्टिकल हाइट के बराबर लगेगा। कितना एड ऑन होगा, इसकी वर्टिकल हाइट के बराबर एड ऑन होगा। वर्टिकल हाइट कैसे निकालोगे इसकी, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे, ठीक है जी,
और आपको पता था आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर, वर्टिकल हाइट यहां पे क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर। बचपन में पढ़े थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ऐसा पढ़े थे कभी आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हमें पता है कि ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, कौन सा, हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशियो कौन सी आ गई, साइन। कौन सी रेशियो आ गई, साइन। इसका मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 60। मतलब परपेंडिकुलर इज साइन 60 इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना था, 8। तो परपेंडिकुलर साइन 60 की वैल्यू बोलो फटाफट, क्विकली, जल्दी, पहले से भी जल्दी। √3/2, बिल्कुल सही। यहां पुट कर लो, ठीक, यहां पुट कर लो और फटाफट से निकाल लो। यह आएगा √3/2 इंटू हाइट है 8, तो ये आ गया 4√3। ठीक है जी। ये प्रेशर आएगा जो कि इसका वर्टिकल होगा, और क्योंकि ओपन एंड अबव है, एटमॉस्फेयर का भी यही लगना है, ये भी यही लगना है। तो वही बात आ गई कि हमारे पास P1 तो हमारे पास था 10 सेंटीमीटर, जो पहले था हमारे पास, रादर L1 लेंथ 1, और P1 उस समय था 76। L2 हमें निकालना है, P2 आ गया 1 एटमॉस्फेयर यानी 76 प्लस 4√3 ऐड हो गया। अगर ये ओपन एंड डाउन होती तो ये माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते मेरे दोस्त, ठीक। तो इससे आप फिर से L2 आराम से निकाल सकते हैं। बोलो बेटे, अगर ओपन एंड अबव एट एन एंगल दिया है तो सिंपल बात क्या है, आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, उससे वर्टिकल हाइट निकालिएगा, और वर्टिकल हाइट के बराबर प्रेशर यहां पे लगेगा। वो बोलते ना भाई कि प्रेशर इज mgh, h इज वर्टिकल हाइट, गॉट इट? तो ये उस फॉर्मूला पे है। तो बोलो तीनों पार्ट समझ में आए कि नहीं आए, यस और नो? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये तो थी ओपन कैपिलरी। अब बात करेंगे क्लोज कैपिलरी की। आई थिंक सो सबने नोट कर लिया। अब बात करेंगे क्लोज्ड कैपिलरी। क्लोज्ड कैपिलरी, ओपन कैटेगरी कैपिलरी हो गई। अब क्लोज कैपिलरी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, ये क्लोज कैपिलरी का हर कोई कर नहीं सकता है, ये टफ क्वेश्चन हुआ करता है। देखो बेटा, अब क्लोज कैपिलरी बेस्ड हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, हमें कुछ ऐसा बोल दिया गया कि हमारे पास टोटल एक कैपिलरी है क्लोज्ड, ये क्लोज कैपिलरी जो है, हमने मान लिया ये क्लोज कैपिलरी जो है, इसके बीचों बीच, ठीक, इसके बीचों बीच ये टोटल 100 सेंटीमीटर की है मान लो।
टोटल 100 सेंटीमीटर की ये कैपिलरी हमें दे दी गई है। इसके बिल्कुल बीच में 10 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम है। 10 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम है, बिल्कुल बीच बीच में है। ठीक है जी। अब आपको बोला गया कि अगर मैं इस कैपिलरी को वर्टिकल ऐसे रख दूं, ठीक, तो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉलम क्या आएगा? ये एयर कॉलम यहां है, एयर कॉलम यहां है, इनकी लेंथ में चेंज क्या आएगा? मान लो एंड ए है, ये बेंड एंड बी है। अब ऑब्वियसली जब इसको वर्टिकल ऐसे रखा होगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब आपको बोला चेंज इन लेंथ ऑफ कॉलम बताओ। चेंज इन लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ एयर बबल। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कर दोगे ना, जो बोलोगे कर दूंगा। नहीं होगा, बिना मेरे बताए नहीं होगा। हाँ, एक बार बता लूंगा तो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक, देखो अब शुरुआत में इनिशियली पहले तो हमें ये जानना भी लेंथ है कितनी, तब तो आगे चलेंगे ना अपन। तो इनिशियली अगर मैं इस लेंथ की बात करता हूं, ठीक, तो ये एल है मान लो, तो ये भी एल होगा क्योंकि बिल्कुल बीच बीच में बोला ना मैंने, बिल्कुल बीच में बोला ना, तो ये दोनों एल है। तो 2l प्लस 10, ये एल प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 100 क्योंकि टोटल 100। तो यहां से एल निकल गया 45 सेंटीमीटर। समझ में आ जाता होगा सर ने 45 कैसे निकाल दिया। ठीक है जी। अब मान लो आपने ट्यूब को कैसे रख दिया, वर्टिकली रख दिया। ये ए एंड है मान लो और ये बी एंड है मान लो। ये बबल वहां रुकेगा जहां दोनों साइड प्रेशर बराबर हो जाए। जितना प्रेशर यहां उतना प्रेशर यहां हो तभी तो रुकेगा ना बबल। अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा हुआ नीचे आएगा, नीचे प्रेशर ज्यादा हुआ तो ऊपर जाएगा। जहां प्रेशर दोनों साइड बराबर होगा वहां ये हिलेगा नहीं। ऐसी जगह पे प्रेशर एट पॉइंट बी, इस बी पे प्रेशर जो होगा इस कॉलम पे, बेटे ए का प्रेशर तो होना ही है, प्लस इसका प्रेशर भी ऐड होना है। ठीक, तो प्रेशर एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस 10। दोनों एड ऑन हो गए भाई। क्लियर होता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब भाई हमें पता है प्रेशर इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मर्करी। ए पे भी मर्करी की टर्म में निकाला गया, बी पे मर्करी की टर्म में निकाला गया। ठीक है ना? और हमें ये पता था पहले हम ए का प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर ऑफ ए। तो प्रेशर ऑफ ए जो होगा, ठीक, पहले कितना था? ठीक, पहले हमें मालूम नहीं था, पी नॉट था, कुछ नहीं पता था। ठीक, उस समय L1 जो लेंथ थी वो 45 सेंटीमीटर थी। अभी प्रेशर जो हो गया, ठीक, वो अभी हमें मालूम नहीं है कितना है। अभी भी हमें ये नहीं मालूम, हम उसको सिर्फ पी ए लिख रहे हैं कि पी ए में प्रेशर कितना है। ठीक, और अब जो लेंथ है वो 45 प्लस एक्स, मान लो एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई तो 45 प्लस एक्स मैंने लिख दिया उसको। ठीक है जी, क्योंकि ऐड हुआ ना ये। अब देखो बेटा सिंपल बात थी कि
P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2, P2 हमने PA लिखा है, तो PA जो होगा वो होगा P1 L1 अपॉन L2। P1 कितना P0, L1 कितना 45, L2 कितना 45 प्लस x। ये हमने प्रेशर एट क्या निकाल दिया, A, प्रेशर एट A। अब ऐसी प्रेशर एट B निकाल दो, प्रेशर एट B पे देखिए प्रेशर, शुरुआत में ये प्रेशर P0 था जब ये ऐसे थी भाई, अभी अपने को पता नहीं कितना है, ठीक है जी, पर इतना पता है पहले लेंथ जो हुआ करती थी वो 45 थी, और अब जो लेंथ आ गई वो 45 में से x माइनस हो गई भाई, क्योंकि यहां अगर बड़ी है तो यहां कम होगी ना दोस्त, जितना ऊपर से डिस्प्लेस हो उतना नीचे को जाएगा, तो ऊपर बढ़ेगा नीचे कम हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा P1 L1 इज इक्वल टू PB L2, तो PB जो होगा वो P1 L1 अपॉन L2 हो जाएगा बच्चे, P1 L1 अपॉन L2 हो जाएगा बच्चे, ठीक। और ऐसे केस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपना P1 कितना है, P0 है, L1 कितना है 45 है, डिवाइड बाय L2 कितना है 45 माइनस x है। अब देखो बेटे कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, हमने PA भी निकाल दिया, PB भी निकाल दिया, पुट कर दो ना यार, तो पुटिंग इन वन, तो PB की वैल्यू क्या है 45 P0 अपॉन 45 माइनस x, और 45 P0 अपॉन 45 प्लस x प्लस 10। अब बेटा यहां से P0 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां से क्या निकलेगा, कैलकुलेट x, क्या कैलकुलेट कर लोगे x कैलकुलेट कर लिया, तो x क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ही तो थी, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, बोलो भाई, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई, क्विकली बोलो समझ में आई कि नहीं आई। यहां पे बेटे हमारे पास 45 प्लस x हो गया होगा लेंथ, और यहां 45 माइनस x हो गया होगा लेंथ, वही मैंने यहां पुट की। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली बोलो यस और नो यार। विष्णु का यस आया सिर्फ, मुस्कान, रोहित, विकास, नजर, आदित्य, तानिष्क, आकाश, ओके। ऑब्वियसली इसका मतलब सभी को, नरेंद्र ने आंसर नहीं दिया पर मेरे को लगता है सभी को आ गया होगा। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन वेरी इजीली, ठीक। अब अगर मैंने यही क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे दिया होता, बोलता कि ये ना अभी 60 डिग्री एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फर्क क्या पड़ता बेटा, कि जो 10 है ना 10, इसका वर्टिकल कॉलम अपन लेके चलते बस, तो ये इक्वेशन जो होती वो चेंज हो जाती, पी बी प्लस पी ए, ठीक है जी, प्लस साइन 60 इंटू 10, ठीक है जी। ये अगर हम इसी तरह लेते कि बी एंड नीचे ए एंड ऊपर, ठीक, और 60 डिग्री एंगल है, उसका वर्टिकल हाइट निकालते, तो वर्टिकल हाइट साइन 60 के बराबर हो गया ना, तो बस फिर ये इक्वेशन चेंज हो जाती, ये 1 हो जाती, ठीक है बच्चे। और ऐसे ही निकालते पीए भी पुट करते आंसर निकाल लेते। तो एट एन एंगल भी समझ में आया कि नहीं आया।
क्योंकि सिर्फ 10 जो है उसी का वर्टिकल अपन ले रहे हैं कॉलम। तो दिस इज हाउ कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर। बेटा मैंने आपको बॉयल्स लॉ पे जितने क्वेश्चन करवाए हैं ना बेटा, जितना टाइप्स मैंने आपको बॉयल्स लॉ पे करवाया है काके, उतना तो तुम्हें पूरे गैस के लॉज में नहीं करवाते। देखो अपनी पुरानी कॉपीज और बताओ कभी किए थे क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन मैं अपने नहीं बनाए हुए मेरे दोस्त, दिस इज फ्रॉम द कॉम्पिटिशंस। अश्विनी सर कोई भी करवाते ना चीज, ऐसे नहीं करवाते, बहुत अच्छे सेग्रीगेटेड है अपना काम। मुझे पता है कितने तरह के टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं तभी बोलता हूँ मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा अगर मेहनत करेगा वो 180 ना ले हो नहीं सकता, पर मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि टाइप्स तो मैं सारी बता देता हूँ। जिंदगी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे, वो आपके साथ मैं क्लियर करके चलता हूँ। चलिए, तो बॉयल्स लॉ पे बेटे हमने ना केवल बॉयल्स लॉ पढ़ा, उसकी ग्राफिकल स्टडी पढ़ी, उसका बेटा एप्लीकेशन पढ़ा, उसके बेटे हमने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए सारे। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है बॉयल्स लॉ पे। और बेटा बॉयल्स लॉ पे ही ज्यादा मेहनत है, क्योंकि आगे के लॉज पे इतनी मेहनत है ही नहीं है। वहां पे एक दो टाइप बनते हैं, ज्यादा बनते नहीं, लेकिन P1 V1 P2 V2 पे हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है बॉयल्स लॉ पानी की तरह क्लियर हो गया मेरे बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, विच इज कॉल्ड ए चार्ल्स लॉ। दूसरा लॉ विच इज कॉल्ड ए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, देखो बेटा, लोग तो चार्ल्स लॉ में सीधे ये कह के चला देते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और एक्चुअली ये चार्ल्स लॉ है ही नहीं। इंटरेस्टिंग लगता है ना सुनना कि सर हमने तो यही पढ़ा था, एक्चुअली ये गलत है। तो देखो चार्ल्स लॉ क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके ऊपर हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक, क्योंकि डेफिनेशन अच्छे समझ नहीं आती फिर आगे स्टडी क्या समझ में आए। बेटा ये कहता है with every 1 degree rise or fall in temperature, with every 1 degree rise or fall in temperature, volume also increases or decreases by 1/273 of original volume. When pressure is kept constant, pressure is kept constant for a given amount of gas. तो क्या कह रहा है, कह रहा है with every 1 degree rise or fall in temperature, अगर टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर कम हुआ 1 डिग्री, तो वॉल्यूम भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो कम होगा। पर कितना कम होगा? कम होगा 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। जितनी पहले वॉल्यूम थी उसका 1/273 कम होगा। मतलब समझ लो कि अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम
इनिशियल वॉल्यूम मान लेते V नॉट था, इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास V नॉट था, ये मान लिया हमने। लेट हमने 1 डिग्री इंक्रीज करा टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम, बेटे इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा 1/273 ऑफ V नॉट। ये 1 डिग्री के लिए, मान लो 40 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, 40 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम बेटा 1 डिग्री के लिए इतना, T डिग्री के लिए इंटू T हो गया, यानी V नॉट बाय 273 इंटू T। तो फाइनल वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया V नॉट प्लस V नॉट T अपॉन 273। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज होगा ना भाई, ठीक। अब यहां से कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास क्या निकला? V फाइनल इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273। थोड़ा सॉल्व कर लो। तो V final is V naught into 273 plus T। इसको सॉल्व किया हमने। मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर 273 था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वैसे एब्सोल्यूट 0 तो हम केल्विन को मानते हैं ना, 0 केल्विन। तो ये 273 हमारे पास इनिशियल था। तो अगर मैं इसको इनिशियल टेम्परेचर लिख देता हूं T नॉट, तो ये क्या होगा? ये फाइनल टेम्परेचर ही तो होगा, क्योंकि हमने इंक्रीज कितना किया था भाई? हमने इंक्रीज 3 डिग्री तो ही किया था। तो कहने का मतलब इसको लिखा जा सकता था कि V फाइनल, ठीक, V नॉट इंटू T फाइनल अपॉन T नॉट। So that means V final upon T final, V naught upon T naught. इसका मतलब हो गया V by T is a constant. That means V is directly proportional to T when pressure is kept constant. तो बेटा ये जो V is directly proportional to T है, ये एक्चुअली लॉ थोड़ी है, ये तो इसकी इंटरप्रिटेशन है। लॉ तो हमारे पास ये है कि with every 1 degree rise or fall in temperature, volume also increase or decrease by 1/273 of original volume. यानी this is the law we are having. V final is V naught plus V naught T by 273. ठीक है जी। और उससे हमें ये समझ में आता है, और इसको सॉल्व करके मतलब हुआ V1 by T1 is equal to V2 upon T2 and which can be equal to V3 upon T3 and so on. बोलो बेटे चार्ल्स लॉ समझ में आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो, चार्ल्स लॉ समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके। सो बेटे चार्ल्स लॉ की अब करेंगे ग्राफिकल स्टडी। चार्ल्स लॉ के ग्राफ किस तरह के होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो कल अपन शुरू करेंगे बेटा इसको। कल हम सारे लॉज खत्म कर देंगे। मैंने आपको बोला ज्यादा मेहनत सिर्फ किस पे थी, बॉयल्स लॉ पे, तो मैंने वो पूरी की है। चार्ल्स लॉ पे 1-2 टाइप की क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है, ठीक। ऐसे ही हमारे पास आ गया मॉन्टन्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। तो कल कोशिश करते हैं चार्ल्स लॉ, मॉन्टन लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा खत्म हो जाए, पर कोशिश करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन तक मैं ले जाऊं तुम्हारे को। इस ट्यूसडे टेस्ट आपका आइडियल गैस इक्वेशन तक होगा, ठीक। मेहनत करिएगा, उससे पहले मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। थैंक यू। होपफुली मजा आना चाहिए।
ठीक, होपफुली लगना चाहिए यार हमारा डिसीजन वाज राइट टू स्टडी विद अश्विनी सर। ठीक, नहीं लगता है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक, मिलते हैं कल सेम टाइम।